देखिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम जनरली वो काम करते हैं जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट 2 साल 3 साल 4 साल के लिए चल रहे होते हैं। तो हर साल हम कैसे इसको अकाउंटिंग में लें, उस तरीके से हम काम करते हैं। एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है कॉन्ट्रैक्ट पर, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में 1 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। लेकिन शुरू में मैंने वो क्वेश्चन लिया है जहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसका प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। और अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो उससे थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जिसमें हम डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में कोई एक्सपेंसेस को रिवर्स करना है, कुछ रिटर्न है, या सेल्स जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को लिखते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट जनरली उसके कुछ फीचर होते हैं कि हम लोग बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के साइड पर जाकर काम करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हमारी फैक्ट्री है और हम फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं किसी के लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ तो मुझे वहां पर ही जाकर ज्यादातर काम करना पड़ता है। मैं किसी के लिए फ्लाईओवर बना रहा हूँ तो मुझे ज्यादातर काम वहीं जाकर करना पड़ता है। मैं रोड बना रहा हूँ तो मुझे रोड पर वहीं जाकर काम करना पड़ता है। तो ज्यादातर सिचुएशन ये होती है कि बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर हम कॉन्ट्रैक्टी के हिसाब से वहीं पर ही उसके साइट पर काम करते हैं। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर है, हम अपनी बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट और लॉस का पता लगाते हैं। कॉन्ट्रैक्टी वो होता है जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हम एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ। और क्रेडिट साइड में हम लोग रिटर्न वगैरह आता है तो वो लिखते हैं ईयर एंड में स्टॉक वगैरह बचा है वो। और जो सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्टी के नाम से आ जाती है लास्ट में। सेल्स मतलब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट ये तब है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है और हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे प्लांट है। अब प्लांट अगर हमने स्पेसिफिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा है तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में पूरी प्लांट की कॉस्ट को डाल देंगे। इवन दो प्लांट हमारा कैपिटल नेचर की आइटम है, बैलेंस शीट में जाती है और यहाँ पर प्लांट का डेप्रिसिएशन आना चाहिए केवल। लेकिन एक मेथड ये भी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग करने का कि अगर हमने कोई एसेट स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदी है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में पूरी कॉस्ट को डाल दिया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 1 लाख रुपए का पूरा प्लांट डेबिट में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो जो प्लांट बेचूंगा, जो प्लांट लॉस होगा या जो प्लांट वापस आएगा या जो प्लांट बचा हुआ है ईयर एंड पे एट साइड पे या कॉन्ट्रैक्ट के एंड में, उसे क्रेडिट में लिखता रहूंगा WDV पर। WDV मतलब जितना यूज करा उसके बाद की वैल्यू। मान लिया मैंने 3 महीने के बाद प्लांट का एक हिस्सा वापस बुला लिया या किसी और कॉन्ट्रैक्ट पर भेज दिया, तो जब मैं क्रेडिट में लिखूंगा बाय प्लांट रिटर्न तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में लिखूंगा। ऐसी प्लांटेड साइड भी WDV पर होगा और ये हमारा कॉस्ट पर होगा। अब डेबिट साइड में हम कॉस्ट लिख रहे हैं और क्रेडिट साइड में WDV लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन आ जाता है। अगर दूसरा ये कहा जाता है कि अगर हमने इस प्लांट के लिए स्पेशल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेशल ये प्लांट नहीं खरीदा है और ये प्लांट और जगह भी यूज होता रहता है, तो हम जितने समय के लिए प्लांट इस कॉन्ट्रैक्ट पर यूज कर रहे हैं उसका हम डेप्रिसिएशन लिख दें। तो ये काम कैसे करता है, सपोज 10,000 का प्लांट है और ईयर एंड में या जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तब हमारा 10% का डेप्रिसिएशन है, 1 साल बाद ये प्लांट 9,000 का बचा। तो अगर ये प्लांट स्पेशली हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा था तो डेबिट में लिख देंगे प्लांट की कॉस्ट और क्रेडिट में एंड में लिख देंगे WDV। अगर ये प्लांट हमने स्पेशली नहीं खरीदा है तो इसका डेप्रिसिएशन सीधा सीधा हम 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लिख देंगे। तो डेबिट में 10,000 क्रेडिट में 9,000 लिखूं या डेबिट में 1,000 लिखूं,
तो बात तो एक ही है। अब कई बार हमें पता नहीं चलता क्वेश्चन में कि ये स्पेशली इसी कॉन्ट्रैक्ट का प्लांट है या नहीं, तो वो जो आपको ज्यादा आसान लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। वैसे जनरली कोशिश करिए, अगर हमें दे रखा प्लांट इशूड, प्लांट लॉस्ट, प्लांट सोल्ड, प्लांट एट साइट, ऐसा सब कुछ, तो हमें यही काम करना चाहिए। प्लांट को डेबिट में लिखना चाहिए और क्रेडिट में। बस वहां ये ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है, ऐसा लिखा होता है कॉस्ट है 10,000 और हमें एट द एंड वाला नहीं बता रखा, और हमें ये बता रखा कितना वापस आ गया, कितना लॉस हो गया, ये सब कुछ। तो अगर हम कॉस्ट से कंपेयर करेंगे तो पता चला 10,000 में से 8,000 की इंफॉर्मेशन बता रखी है, 2,000 की नहीं बता रखी, तो वो एट साइट होगा, फिर उस पर WDV निकाल के ईयर एंड में लिखना पड़ेगा। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मटेरियल से रिलेटेड बात करें तो मटेरियल हमारा एक्सपेंस है। अगर हमें मटेरियल परचेजेस है वो भी डेबिट में आता है, स्टोर्स है, स्टोर से हमने इशू किया वो भी डेबिट में आता है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट से आया हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट पे वो भी डेबिट में आता है। मटेरियल रिटर्न होगा तो क्रेडिट में आ जाएगा, अदर कॉन्ट्रैक्ट को जाएगा तो भी क्रेडिट पे आ जाएगा, लॉस बाय फायर वो भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है और कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर होता है, और मटेरियल एट साइड ईयर एंड में बचा हुआ भी क्रेडिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जैसे प्लांट का डेबिट और क्रेडिट है वैसे ही मटेरियल का है। फर्क ये है कि प्लांट में हम WDV प्राइस लिखते हैं क्रेडिट साइड में, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो भी डेबिट में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे जितने भी खर्चे हैं वो अकेले नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, आगे किसी और से काम करा लेते हैं। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कार का एक एक पार्ट वो खुद नहीं बनाती है, कुछ पार्ट या जॉब वर्क किसी और से भी कराते हैं। तो जो वो जॉब वर्क किसी और से या काम कराते हैं उसे सब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो डेबिट में एक्सपेंसेस आ जाता है। हम सपोज हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल 3 साल 5 साल चल रहा है, तो हम वेट नहीं कर सकते कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तभी हम अपने कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लेंगे। कॉन्ट्रैक्टी से बीच बीच में हम पैसा लेते रहते हैं, तो हम एंट्री बनाते रहते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी। और जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो याद करिए मैंने आपको जो बताया था, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सेलिंग प्राइस के तौर पर लास्ट में बाय कॉन्ट्रैक्टी लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो इसकी एंट्री हो जाती है कॉन्ट्रैक्टी डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये एक तरीके से बीच बीच में जो एडवांस मिलता रहता है वो अमाउंट है, और ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाली एंट्री तो तभी बनेगी ईयर एंड में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है, जब तक कॉन्ट्रैक्टी का क्रेडिट बैलेंस चलता रहेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट बैलेंस चल रहा है ये हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाते रहे, या जब हमारा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसे WIP में से लेस करके दिखाते हैं। तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है तो हम लोग प्रॉफिट हो या लॉस हो सब कुछ कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करते हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, उसी साल शुरू हुआ उसी साल कंप्लीट हुआ, वो वाले क्वेश्चन थे। लेकिन जनरली कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन में इनकम्प्लीट ही होता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है तो एक दो नई बातें आती हैं जिसका नाम होता है वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड वो पोर्शन है वर्क कंप्लीटेड का जो सर्टिफाइड हो गया है कॉन्ट्रैक्टी के आर्किटेक्ट के थ्रू। मतलब 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 ये कि सपोज कॉन्ट्रैक्ट जो मेरा चल रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा 40% काम कंप्लीट हो गया, तो 40% मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब इस 40% में से जब मेरा काम हो गया तो मैं कॉन्ट्रैक्टी से कहूंगा मुझे पैसे चाहिए साथ के साथ, तो कॉन्ट्रैक्टी को आइडिया नहीं होगा तो वो अपने आर्किटेक्ट से कहेगा कि भैया बताओ इसका काम कितना हो गया। तो कुछ काम ऐसे होंगे जो शुरू बहुत इनिशियल लेवल पर होंगे तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, या फिर कई बार क्या होता है ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को और 20 मार्च को 10 दिन पहले ही सर्टिफाइड करवाया हमने, तो बीच में 10 दिन काम हुआ वो अनसर्टिफाइड रह गया। एक तो अनसर्टिफाइड होने का रीजन ये है, जो काम अनसर्टिफाइड है
कि हमारे सर्टिफाइड होने की डेट के बाद में वो काम सर्टिफाइड। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि वो इतने इनिशियल लेवल पे छोटा छोटा काम अलग अलग है कि उसे आर्किटेक्ट ने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। तो आउट ऑफ 40% काम हमारा 35% सर्टिफाइड है और 5% हमारा अनसर्टिफाइड है। तो एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि हमारी सेल्स इस साल की 35% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो क्योंकि हमारी जितनी सेल होती है हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो हम वर्क सर्टिफाइड को क्रेडिट साइड में लिख देंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और जो 5% हमारा अनसर्टिफाइड है, एक तरीके से ये वर्क इन प्रोग्रेस है, कॉस्ट पर आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसे हम कॉस्ट पे लिखेंगे। तो मैनेज कैसे होता है, खर्चा हमने डेबिट में लिखा होगा 40% का, जो क्रेडिट में भी कॉस्ट 40% आ गई, लेकिन क्रेडिट में 35% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा आया, तो बैलेंसिंग फिगर 35% का प्रॉफिट आएगा। तो काम ऐसे करता है कि जितना भी हमारा वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका प्रॉफिट हर साल हमारा निकल के आ जाता है। तो वर्क सर्टिफाइड सेलिंग प्राइस पर होता है, ये बात ध्यान रखिए, और वर्क अनसर्टिफाइड कॉस्ट पर होता है, ये बात ध्यान रखिए। ये आपको बातें हमेशा ध्यान रखने की है। तो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड दोनों ही हमने कहाँ लिखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो गई, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। वेदर इट इज वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, WIP। तो दोनों की एंट्री यही होगी, वर्क इन प्रोग्रेस टू कॉन्ट्रैक्ट। बैलेंस शीट में आपको क्या ध्यान रखना है, वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे, वर्क सर्टिफाइड भी वर्क अनसर्टिफाइड भी, और इसमें से जो अमाउंट मिल गई है हमें कॉन्ट्रैक्टी से, उसको हम लाइबिलिटी में लिखने की बजाय क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि उससे अभी टोटल अमाउंट तो ड्यू नहीं करी, उसे असेट साइड में हम लेस करके दिखाते। अब हम जब बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनकम्प्लीट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो दो सिचुएशन हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर लॉस हुआ है तो जितना भी लॉस हुआ उसे इमीडिएटली कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम सारा का सारा प्रॉफिट हो सकता है P&L अकाउंट में ट्रांसफर ना करें, क्योंकि अभी प्रॉफिट शुरुआत है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले साल में, अगले साल को नुकसान ना हो जाए, इसलिए कुछ हम रिजर्व में लेकर चलेंगे प्रॉफिट को, और उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये वर्क इन प्रोग्रेस का क्रेडिट बैलेंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट डेबिट टू WIP एंट्री बनेगी, तो ये भी बैलेंस शीट में लेस हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्टी का बैलेंस माइनस होता है, तो हम बैलेंस शीट में कैसा दिखाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस एसेट साइड में यहां लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड लेस कॉन्ट्रैक्टी से जो पैसा मिल चुका है, और लेस करेंगे WIP रिजर्व। तो इस तरीके से हम बैलेंस शीट में इसे दिखाते। तो अगर लॉस होगा तो वो पूरा का पूरा लॉस P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो P&L हमारा डेबिट बैलेंस दिखाई देगा असेट साइड में। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम इसे P&L में ट्रांसफर करेंगे, जो कि लाइबिलिटी साइड में दिखाई देगा। इसके अलावा जो असेट्स हैं हमारे पास, वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में, प्लांट एट साइड, मटेरियल एट साइड, सब असेट साइड में आएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह है तो लाइबिलिटी साइड में। जनरली अगर हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया तो हम टोटल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन को हम केवल शो कर रहे हैं। इसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का एक हिस्सा ही हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम बैलेंस शीट का केवल एक पार्ट ही दिखा रहे हैं, इसलिए टोटल नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैच भी नहीं होने वाला है। अगर हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है तभी बैलेंस शीट मैच होगी। कभी कभी हमें P&L अकाउंट भी बनाना पड़ता है। कैसे, हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर किया, वो आ जाएगा। अब क्या है कि कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि हमारा जो प्लांट है
उसे बेचने पे लॉस हो गया, मटेरियल को बेचने पे लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एक तो वो आ जाते हैं, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। उसके अलावा मान लिया हमारी मशीन है, मशीन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर रही और बाकी 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रही। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रही तो भी उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही, वो डेप्रिसिएशन P&L में है। तो अगर हमने कोई एसेट है जो यूज नहीं करी कॉन्ट्रैक्ट पर और कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं और हमारे को उसका जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो वो P&L अकाउंट से चार्ज करें। कई बार हमारे अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं विच आर नॉट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे भी हम P&L में लिखते हैं, ये कॉस्टिंग P&L कहलाता है। अब अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड नहीं है तो हमें P&L में 100% प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, P&L में कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं और कुछ WIP रिजर्व बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन जैसा कह रहा है अगर वैसा कर लेंगे, सपोज क्वेश्चन में कहा कि आप 20% प्रॉफिट में से WIP रिजर्व में ट्रांसफर करो, हम 20% ट्रांसफर कर देंगे, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें सबसे पहले देखना हमारा काम कितना सर्टिफाइड हो गया, कितने परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट हमारा सर्टिफाइड हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो हमें पता चल जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट 20% हो गया, 40% हो गया, 90% हो गया, कितना काम हो गया। तो अगर हमें जब ये पता चल जाता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, तो इसमें इन्होंने कहा है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम कंप्लीट हुआ है, अभी 25% भी काम नहीं हुआ, यहाँ लेस देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ लेस देन है, ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर 25% होगा तो थर्ड पॉइंट में आएगा। तो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 25% से कम हुआ है पूरा, तो हम P&L में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज इनिशियल स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। केवल 5% काम हुआ, 10% काम हुआ, तो आगे जाकर बहुत लंबा सफर तय करना है, आगे जाकर हमें लॉस भी हो सकते हैं, तो हम लोगों को ये प्रॉफिट रिजर्व में रखना चाहिए। तो 100% प्रॉफिट अर्न टिल डेट विल बी ट्रांसफर टू WIP रिजर्व। दूसरा केस है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 25% या उससे ज्यादा काम हो गया है लेकिन अभी 50% से कम हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जितना अभी तक का प्रॉफिट हुआ है उसका 1/3, जो अभी तक का प्रॉफिट हुआ है उसे हम नोशनल प्रॉफिट बोल देते हैं। तो नोशनल प्रॉफिट का 1/3 ऑन द कैश रिसीट बेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश रिसीट बेसिस? होता क्या है, वर्क सर्टिफाइड हुआ मान लिया 5 लाख, तो कॉन्ट्रैक्टी हमें 5 लाख पूरे नहीं देता, उसका 80%, उसका 90% हमें देता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि हमें कम पेमेंट करे, सो दैट हम उसका काम समय पर पूरा करते रहे और हम उसे परेशान ना करें। ये एक ह्यूमन नेचर भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादातर ये होता है। सपोज आपके घर पे कोई काम कर रहा है, कोई पत्थर वाला पत्थर लगाने का काम कर रहा है या पेंटर है पेंट कर रहा है, और ये ह्यूमन नेचर है कि अगर उसने 50,000 का काम किया और आपने उसको 60-70 हजार की पेमेंट कर दी, तो वो आपको परेशान कर देगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे कहीं और जगह काम मिलेगा जहां पर उसे पैसा मिल रहा होगा, तो वो वहां चला जाएगा, आपकी छुट्टियां करना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पर उसको पैसा और मिलना है और आपसे पैसा मिल चुका है और आपसे ज्यादा ही मिल चुका है। तो अगर आप बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टी ज्यादा पेमेंट करते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टी आप कम पेमेंट करेंगे तो मुझे पता है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, कि मैं काम पूरा करूंगा तो ही बाकी बचे हुए पैसे मिलेंगे, तो मैं काम आपका समय पे पूरा करूँ। इसलिए ज्यादातर होता ही है कि काम जितना हो जाता है वर्क सर्टिफाइड उसका 70-80 75% 80-90% ही पेमेंट होता है, तो उतना पेमेंट ही हम प्रॉफिट में डालें, P&L में डालें, क्योंकि जो पैसा नहीं मिला वहां थोड़ी ना थोड़ी अनसर्टेनिटी या रिस्क है। तो इनटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड, या तो ये करें, या हमें क्वेश्चन में दे रखा है 80% पैसा मिल गया, 90%, तो वो 80% या 90% याद। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 50% से पूरा हो गया है, ज्यादा हो गया है, 50% से ज्यादा हो गया है, तो हम 1/3 की जगह इसी फॉर्मूला में नोशनल P&L में जो ट्रांसफर करेंगे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट
इंटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये हम P&L में ट्रांसफर करेंगे अगर हम लोगों का काम 50% या उससे ज्यादा हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। मैंने आपको बता भी दिया इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी बैलेंस शीट के अंदर। अब नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, ठीक है, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे होंगे तो आप सीधा सीधा उसे P&L और WIP रिजर्व में ना ट्रांसफर करें, आप सब लिखने के बाद एक प्रॉफिट निकाल लें, उस प्रॉफिट को हम नोशनल प्रॉफिट बोलते हैं, इसे कैरी डाउन और ब्रोट डाउन कर लें और फिर देखें कि आपका काम कितना कंप्लीट हुआ है। तो हमने देखा कि हमारा काम कितना हुआ है कंप्लीट, तो उसके लिए देखना पड़ेगा क्वेश्चन, ये तो है एज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, मतलब जैसा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना हुआ है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जैसे यहाँ पर बोला है कीप इन रिजर्व हाफ प्रॉफिट रिसीव्ड, इसका मतलब यह है जितना भी प्रॉफिट हुआ है और उसका कैश जितना मिला है उसका आधा रिजर्व में रखो। तो प्रॉफिट हमें हुआ 27,000 का, तो इसका आधा जो रिसीव्ड हुआ है, तो कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो हमने जितना प्रॉफिट हुआ उसका आधा, क्योंकि और उसका 80% क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है। तो आउट ऑफ 27,000 हमने 10,800 रिजर्व में डाल दिया, बाकी P&L में। लेकिन जो बाकी के मेथड है जहां पर हमें ये देखना होता है कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हो गया, वहां पर WIP में कितना ट्रांसफर करना वो नहीं पता चलता है, जितना P&L में ट्रांसफर करना है वो पता चलता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारा काम केवल 14% हुआ है, तो 25% से कम काम होता है तो सारा का सारा प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, WIP रिजर्व। अगर हमारा काम 25% और 50 के बीच में हुआ है तो हम प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं 1/3 इंटू प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अगर हमारा काम 50% या उससे ज्यादा हुआ है तो हम 2/3 ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इन कैश P&L में ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं जो चलते रहते हैं, किसी किसी क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया तो वो निकालना पड़ता है, अनसर्टिफाइड नहीं दिया तो वो निकालना पड़ता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है नियरली कंप्लीशन। अच्छा, कई बार क्या होता है, अब हर क्वेश्चन पहले साल का नहीं होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, ये दूसरे या तीसरे साल का क्वेश्चन है और इस साल भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो कुछ हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हो सकते हैं। जैसे वर्क सर्टिफाइड पिछले साल का वर्क सर्टिफाइड था क्लोजिंग, तो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा ना। तो हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो WIP ओपनिंग बैलेंस 940, वर्क अनसर्टिफाइड 11,200, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो ये सारी चीजें। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वेजेस, जब वेजेस निकालेंगे तो उसमें प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कर देंगे। और याद रखिए जब ओपनिंग WIP लिख रहे हैं और वर्क सर्टिफाइड लिख रहे हैं तो ये हमें पहले भी पता है ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर होता है, क्योंकि पिछले साल इसका प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, इस साल दोबारा ना हो इसलिए ये डेबिट में आ गया। और ईयर एंड में हम क्या लिखते हैं, ईयर एंड में हम टोटल वर्क सर्टिफाइड लिखते हैं जो ईयर एंड में। मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे काम करता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे फर्स्ट ईयर में 20% काम हो गया, सेकेंड ईयर में 30% काम और हो गया, तो टोटल 50% हो गया। तो फर्स्ट ईयर में हमने 20% का एक तरीके से प्रॉफिट निकाला था, नोशनल प्रॉफिट। सेकेंड ईयर में 30% का निकालना है, तो 30% का कैसे निकलेगा, जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, तो ये ईयर एंड में लिखेंगे WIP क्लोजिंग, और वर्क सर्टिफाइड हम 50% लिखेंगे जितना हमारा काम आज तक सर्टिफाइड हुआ है। और ओपनिंग में हम वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे 20% जो साल के शुरू में हो चुका था, तो 50% यहाँ 20% यहाँ, तो अपने आप डिफरेंस 30% आ जाएगा।
तो याद रखिए ओपनिंग बैलेंसेस को ओपनिंग में लिखना है। ओपनिंग WIP दिया है अगर, तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा या यहां से लेस हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीशन जो होते हैं वहां पर हम लोगों को 90% 95% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए तो वहां पर हमें एक अलग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए हम आ गए कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने ही वाला 90% 95% काम हो चुका है। तो हमने क्या करा, मान लिया कॉन्ट्रैक्ट 95% हो गया, अब केवल 5% का ही कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है। तो जब हमारा केवल 5% का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, वो इतना थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है कि हम लोग बड़े आराम से बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट की एस्टिमेशन कर सकते हैं। जैसे 95% काम हो गया, इसका कॉस्ट मान लिया 90 लाख रुपीस आया। अब जो 5% कॉस्ट थोड़ी सी बची है, 5% काम बचा है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। मान लिया 8 लाख रुपए में हमारा और खर्चा होगा 8 लाख का और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का टोटल खर्चे का। तो यहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो पहले की तरह ही बनेगा जैसा हम पहले बनाते हैं। यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, सब कुछ होता है। लेकिन हम एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाते हैं, अभी हम वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखते, हम बस यहाँ पर एट द एंड हमारे पास जो असेट्स वगैरह है, मटेरियल है, प्लांट है, वो सब लिख देते हैं और हम इसका बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये आ जाती है वर्क कॉस्ट या कॉस्ट अप टू डेट, क्योंकि कॉस्ट अप टू डेट की हमें जरूरत पड़ती है। तो कॉस्ट अप टू डेट कैरिड डाउन, रोट डाउन कर लेंगे, फिर हम WIP लिख लेंगे क्रेडिट में, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, फिर हमारा नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले एक साथ हम नोशनल प्रॉफिट निकाल लेते, अब हम लोगों ने क्या करा, एक स्टेप और कर दिया। क्या, हम लोग पहले जो काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस और यहाँ पर एट साइड जो हमारी एसेट वगैरह है और यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस लिखते थे, तो हमारा यहाँ पर नोशनल प्रॉफिट आ जाता था। लेकिन हमने क्या करा, यहाँ पर WIP नहीं लिखा। अभी WIP में वर्क सर्टिफाइड मतलब सेलिंग प्राइस भी होता है, वो नहीं लिखा। तो सेलिंग प्राइस नहीं लिखा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट अप टू डेट की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए कॉस्ट अप टू डेट कैरी डाउन और कॉस्ट अप टू डेट रोट डाउन। इसको WIP से कंपेयर करेंगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, तो हमारे पास नोशनल प्रॉफिट आएगा। तो यहां तक का काम पहले वाला ही है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया कि एक बार बैलेंस इसका भी निकालना है। अब इस नोशनल प्रॉफिट से हम हर साल ट्रांसफर करते हैं कुछ पैसा P&L में और कुछ WIP रिजर्व में। तो P&L और WIP रिजर्व में ट्रांसफर करने का मेथड थोड़ा सा बदला है। हम पहले देखते थे काम कितना हो गया 1/3 2/3, उस हिसाब से। जनरली जब हम एस्टिमेशन कर सकते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की, फर्दर कॉस्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा मोर देन 50% ही कंप्लीट होता है। तो अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीट अपॉन वर्क सर्टिफाइड करके P&L में ट्रांसफर कर देते, बचा हुआ WIP में कर देते। लेकिन यहाँ ये काम नहीं करना, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए मान लिया ये कॉस्ट अप टू डेट आया 60,000, हम लिखेंगे कॉस्ट अप टू डेट 60,000। क्वेश्चन में बोल रखा है फर्दर एक्सपेंसेस टू कंप्लीट दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी 10,000, तो 60,000 का खर्चा भी आ चुका है, 10,000 का और आएगा, तो ये आ जाती है हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 70,000।
हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट 70 में कंप्लीट हो जाएगा। मान लिया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख का है, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा 30,000 होने की उम्मीद है, और हो सकता है अभी हमारा नोशनल प्रॉफिट आ रहा हो 22,000 रुपये। इस 22,000 में P&L पे कितना डालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट अवेलेबल है। इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को यूज करके हमारे पास 4 मेथड है निकालने के। पहला, हम इस एस्टिमेटेड प्रॉफिट को वर्क सर्टिफाइड से मल्टीप्लाई करें और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से डिवाइड करें। इसका मतलब इन प्रोपोर्शन टू वर्क कंप्लीटेड। 90% काम हो गया तो 90% प्रॉफिट, 80% हुआ 80%। दूसरा मेथड है, इसको हम कैश रिसीव्ड बेसिस पर करें तो इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड और आ जाएगा। दूसरा है, हम रेशो लें कॉस्ट का, कॉस्ट अप टू डेट कितना है और टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, और नेक्स्ट है कि हम इसे कैश बेसिस पर लें। अब मैंने क्वेश्चन में ज्यादातर ये वाला मेथड कर रखा है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कुछ भी। लेकिन आपको बता दूं, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शायद 7 ही है कंस्ट्रक्शन पर, और वो ये कहता है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, कॉस्ट वाला, कॉस्ट के रेशो में। तो फॉर द सेफर साइड, अगर एग्जाम में कोई मेथड नहीं दिया, यू कैन यूज मेथड नंबर डी। लिख सकते हैं कि क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉस्ट बेसिस पर अपोर्शन किया जाता है, तो मेथड सी या डी में से आप कुछ यूज करें टू मेक इट पार विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यही कहता है। तो आप जितना आएगा, मान लिया फॉर्मूला लगाकर हमारा आ गया ये 14,000, तो उसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे, बचा हुआ 8,000 हम WIP रिजर्व में डाल। तो ये है हमारा एस्टिमेशन बेसिस पर। इसमें हम वर्किंग नोट में पता लगाते हैं कि हमारा कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इसके लिए वही है जो मैंने बताया, कॉस्ट अप टू डेट में प्लस कर देते हैं हम एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट, और हमारा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाता है, और फिर हम उसमें से प्रॉफिट निकालते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कभी कभी हमसे कहा जाता है प्रिपेयर मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट? तो मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक तो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाया हमने, है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हमारा शुरू हुआ 1 जुलाई को, और हमारा ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर को, 6 महीने हमारा कॉन्ट्रैक्ट चला। तो एक तो ये है कि हम 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम नोशनल प्रॉफिट निकालते हैं, वो काम तो हमने कर लिया। फिर वर्किंग नोट में हम क्या निकालते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2017 में कंप्लीट होने की उम्मीद है, 30 सितंबर 2017। इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी 9 महीने और चलेगा। तो हम वर्किंग नोट में क्या करते हैं, कॉस्ट अप टू डेट लिखते हैं और 9 महीने के खर्चे और ऐड कर देते हैं। लेकिन मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहता है नहीं, मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहता है आप 1 जुलाई 2017 से शुरू करो, जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है, और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने की उम्मीद है 30 सितंबर 2017, तो 1 साल का मत बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट 1.5 साल का है तो 1.5 साल, 2 साल का है तो 2 साल, 3 साल का तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ये मेमोरेंडम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट उतने साल का बनेगा एक साथ जितने साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। कॉस्ट अप टू डेट आ जाएगी इसमें, और फर्दर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस भी इसमें आ जाएंगे, और इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा जो हम वर्किंग नोट में अभी तक निकालते थे। फिर उसी रेट से ABCD 4 मेथड है जो आप उसमें ट्रांसफर कर देंगे। या तो क्वेश्चन में बोला जाए कौन सा मेथड लगाना है ABCD में, नहीं तो आप D वाला लगा दीजिए। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आता है एस्केलेशन क्लोज का। एस्केलेशन क्लोज क्या होती है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट हमारे 2 साल, 3 साल, 4 साल चल रहे हैं, और उसमें हमारे आज हमने अंदाजा लगाया हमारा इतना खर्चा होगा, और हमने उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बता दिया। मान लिया हमने बताया हम 5 लाख में काम कर देंगे आपका, 2-3 साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। हमने सोचा कि हमारा पेट्रोल का रेट आज की डेट में 96 है, 3-4 साल में 105 रुपए तक चला जाएगा। ये सब हमने एस्टिमेट करके उन्हें कोट कर दिया प्राइस, और हमने बता दिया। अब एक लिमिट से ज्यादा अगर खर्चे बढ़ गए
तो उस सिचुएशन में तो हमें लॉस हो जाएगा, और लॉस के केस में हम काम क्यों करेंगे। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा एग्रीमेंट बन रहा था, हमने उस एग्रीमेंट में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट से तय कर लिया कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने सोचा है कि एनुअली 5% का इन्फ्लेशन रेट आएगा, तो 3 साल में 15% तक हमारा रेट बढ़ जाएगा खर्चों का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 15% से ऊपर खर्चा बढ़ा तो भैया वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम अपनी जेब से दें। तो हमने कहा कि 15% से ऊपर का खर्चा आपको देना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ने कहा नहीं, हम क्यों देंगे। तो बहस हुई, तो दोनों में बातचीत हुई कि चलो आधा आधा करेंगे। तो ये तय हो गया कि एक टाइम के बाद एक लिमिट से ज्यादा खर्चा बढ़ेगा तो उसका कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्टी शेयर करेगा, कुछ हम। तो जो कॉन्ट्रैक्टी उस हिस्से को शेयर करेगा उससे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। तो इस मेथड में क्या होता है, जैसा क्वेश्चन कहे वो कैलकुलेशन करके हमें एस्केलेशन को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर हमारा मटेरियल और वेजेस का खर्चा 5% से ज्यादा अगर हुआ, तो जितना भी खर्चा 5% से ज्यादा होगा उसका 25% हम कॉन्ट्रैक्टी से ले लेंगे। इसका मतलब हमने क्या तय किया, हमारा खर्चा आज की डेट में 100 है, 105 भी हो गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 105 से ऊपर हुआ तो जितना भी खर्चा होगा उसका 25% हम कॉन्ट्रैक्टी से लेंगे, और बाकी 75% हम खुद झेल लेंगे। अब खर्चा हो गया 115 रुपए, क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे खर्चे 15% बढ़ गए, तो 100 की जगह खर्चा हो गया 115। 105 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 105 से ऊपर जो खर्चा हुआ वो कितना हुआ, 10%। 10 रुपए में से 25% मतलब 2.5 रुपए, तो 115 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 2.5 रुपया हम कॉन्ट्रैक्टी से एक्स्ट्रा चार्ज करें। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में केवल मटेरियल और लेबर के लिए बोला है। क्वेश्चन में बोल रखा होता है इन केस ऑफ एक्सपेंसेस विल राइज, तो हम सारे खर्चों को ले लेते हैं। यहाँ बोला है केवल मटेरियल लेबर, तो मटेरियल लेबर लेंगे। क्वेश्चन में केवल मटेरियल बोला जाता तो केवल मटेरियल लेते, यहाँ मटेरियल लेबर दिया तो दोनों लेंगे। तो मटेरियल का खर्चा हमें दिया 1 लाख, है ना, लेकिन 25,000 रुपए WIP भी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक भी है, मटेरियल एट साइट भी है, तो आपको दिया क्या ध्यान रखना है कि अगर मटेरियल एट साइट है तो इसका मतलब हमारा ये माल यूज में नहीं आया 25,000 का, तो कंज्यूम तो 75,000 हुआ है। लेबर 45,000 की पेमेंट करी है, 5,000 की आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल लेबर भी कंज्यूम 50,000 की हुई है। तो मटेरियल और लेबर मिलाकर हमारा 1,25,000 का खर्चा हुआ, और हमें पता 2.5 रुपया मिलेगा 115 में, तो 115 में 2.5 रुपया मिलेगा, तो 1,25,000 में 2,717 रुपए मिले। ये पहले स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन होता था, वहां पर ये था कि हमारा खर्चा 25% बढ़ गया, 25% में कितना मिलेगा, तो 25% बढ़ गया 105 के ऊपर 20%, उसका 25% कितना मिलेगा, वो वैसा क्वेश्चन था, ये अलग है। तो जैसा क्वेश्चन में परसेंटेज वगैरह बोला है उसे ध्यान से देख करके हमें करना। आप चाहें तो स्टडी मटेरियल में एक क्वेश्चन है उसे भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टी से कहते हैं कि जितनी भी हमारी कॉस्ट आएगी, क्योंकि हम अनसर्टेन है कितना महंगाई बढ़ेगी, तो कहते हैं कि भैया हम ये नहीं बता रहे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, हम ये कह रहे हैं कि जितना भी खर्चा आएगा उसका 10% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, जितना भी खर्चा आएगा उसमें 10% ऐड करके हमें दिए जो। तो ये कैसा काम करेगा, मान लिया क्वेश्चन में बोला कि कॉस्ट प्लस 15% है मान लिया, तो अब हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, मान लिया हमारा खर्चा हुआ 20 लाख, तो 20 लाख में 15% जोड़ देंगे, तो 23 लाख रुपए हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाएगा। तो हम 23 लाख रुपए ले लेंगे, 3 लाख का हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स नहीं होता है, हम लोग एक्सपेंसेस के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट।
जिसको आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट डिवीजन हमने लिया, ओवरव्यू लिया, ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में